सो वेरी वार्म गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हमारे यूट्यूब के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए हम एक गेस्ट लेके आए हैं। और आपके लिए सरप्राइज की ये बात है कि जो मैडम है उनका जब आप प्रोफाइल जानेंगे तो आप ये देखेंगे कि उनका जो प्रोफाइल है वो बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने जो एमए है साइकोलॉजी में किया है, साथ ही साथ पीएचडी उन्होंने रीजनल स्टडीज में की है। मैडम एलएलबी हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेंबर है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जांजगीर सीजी की। तो आज हमने मैडम को इसलिए इनवाइट किया है कि अभी का जो सिनेरियो है उसमें हम देख रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे फैकल्टीज को और जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं वो जानना सबको बहुत जरूरी है। तो स्पेशली जो बच्चों से रिलेटेड जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में जानकारी हमको अ, होनी चाहिए, और इसके बारे में जानकारी के लिए हमने मैडम को इनवाइट किया है। मैडम है डॉक्टर इंदु साधवानी जी, जो कि मेंबर है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की। इन्होंने एमए साइकोलॉजी किया हुआ है, साथ ही पीएचडी किया है रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर से 2004 में। जो मैडम का टॉपिक था पीएचडी का वो था अ स्टडी ऑन डिप्रेशन अमंग द एडोलेसेंट्स ऑफ छत्तीसगढ़, and it was guided by late Dr. Geeta Tiwari ji, who was principal at DB Girls PG College Raipur. मैडम का जो एक्सपीरियंस है, ये सीनियर फैकल्टी रही हैं नाइस कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में 1999 से 2006 के बीच में। और साथ ही साथ मैडम काउंसलर रही हैं डिग्री डिग्री गर्ल्स पीजी कॉलेज में, और प्रेजेंटली ये मेंबर है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जांजगीर चांपा में। और इन्होंने बहुत सारे पेपर्स जो हैं वो प्रेजेंट किए हैं ऑन साइकोलॉजी टॉपिक इन नेशनल सेमिनार्स, और बहुत सारी इन्होंने अपनी वर्कशॉप्स भी अटेंड की है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। तो मैं अभी आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, लेकिन मेरा पर्पस ये है आज की इस मीटिंग का या आज के इस हमारे गेट टुगेदर का कि हम मैडम के साथ कुछ जानकारी लें और लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे, और इसके बाद एक सेशन और रखेंगे जब हम लाइव होंगे। तो आज वाला ये जो रिकॉर्डेड सेशन है, तो मैं अब मैडम से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैडम कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे हमसे, और कुछ हमको जुवेनाइल जस्टिस के बारे में, लीगल जो एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में हमको बताएंगे। ओवर टू मैम। थैंक यू सो मच मैम। यूट्यूब के सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। डॉक्टर चंचलदीप कौर जी को विशेष धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि एक महत्वपूर्ण विषय जिसके बारे में बहुत ज्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए पर इसका अभाव है, इस अवेयरनेस को बढ़ाने के उद्देश्य से ही ये वीडियो बनाया जा रहा है। लीगल एस्पेक्ट्स हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, पर किसी न किसी वजह से हम इस एस्पेक्ट से अछूते रहते हैं कई बार। और जब ये एस्पेक्ट हमारी लाइफ में आता है तो अवेयरनेस के अभाव के कारण हम ऐसी समस्याओं में पड़ जाते हैं कि जिनसे निकल पाना हमें बड़ा विकट लगता है। बड़ी विकट परिस्थिति आ गई है, इस प्रकार का हमें आभास होता है। इसलिए लीगल अवेयरनेस जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी लाइफ में हमारे बच्चे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। बच्चे कहा जाता है किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए एक अहम भूमिका अदा करने वाले होते हैं, हमारे देश का भविष्य होते हैं। इन बच्चों का आधार होता है इनकी शिक्षा, जो कि पहली पाठशाला परिवार से मिलती है। परिवार के साथ साथ समाज के जो अन्य लोग हैं, जो कर्णधार हैं, इन बच्चों के साथ जिस तरह से इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं, और जो शिक्षा उन्हें मिलती है, जिन लोगों के साथ वो रहते हैं, जो संसर्ग रहता है, चाहे वो परिवार के सदस्यों का हो, बाहर उनके स्कूल में जो उनके सहपाठी होते हैं वे, जो उनके आस पड़ोस के मित्र होते हैं वे, ये सभी लोग, जितने भी लोग किसी के भी जीवन में आए, बचपन से लेकर के बढ़ती उम्र तक, वे बहुत ही ज्यादा प्रभावित करते हैं। इसीलिए जो हम लीगल एस्पेक्ट्स की जिस वजह से बात कर रहे हैं, इसलिए बात कर रहे हैं कि लीगल एस्पेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों के
लाइफ में जो लोग आते हैं वो उन्हें प्रभावित करते हैं, अच्छे तरीके से भी और बुरे तरीके से भी। तो ये बुरे तरीके से प्रभावित होने के कारण क्या क्या समस्याएं आती हैं, हम उनको किस तरह से उनसे बच निकल सकते हैं, इन सारे विषयों के ऊपर हम आज बात करने जा रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है जो बच्चों से ही संबंधित है, उस एक्ट के क्या प्रोविजंस हैं और उस एक्ट के ऐसे ऐसे प्रावधान जिनके बारे में हम सभी को अवेयर होना चाहिए, उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो आज की इस चर्चा का विषय है विधिक साक्षरता, इसकी आवश्यकता, महत्व खास करके युवाओं के लिए मैम जो स्क्रीन कानूनी। शेयर नहीं हुआ। जी मैम, कंटिन्यू करें। तो आज जिस विषय के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वह है विधिक साक्षरता, लीगल लिटरेसी। स्पेशली युवाओं के लिए इसकी क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है और क्यों ये उपयोगी है। प्रमुख कानूनी प्रावधानों की हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो लीगल एस्पेक्ट्स जानने के लिए सबसे पहले हमें इन्हें समझने का प्रयास करना पड़ता है। इन्हें समझने का प्रयास करने के उपरांत हमें जब भी आवश्यकता हो इनका हम अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग करते हैं। और फिर क्योंकि हमने प्रयास किया जानने का, हमारी अवेयरनेस बढ़ी, तो हमारे सामने जो परिणाम आएंगे वो डेफिनेटली सकारात्मक ही होंगे। विधिक रूप से साक्षर होना क्या होता है? विधिक रूप से साक्षर होना, जो हमारी अगली स्लाइड बताती है, कि कानून ये मानता है कि हर एक व्यक्ति साक्षर है, हर एक व्यक्ति को कानून का ज्ञान है। क्योंकि लॉ में एक मैक्सिम होता है, इग्नोरेंटिया जूरिस इज नॉट एक्सक्यूज्ड, यानी विधि की अनभिज्ञता, विधि की अज्ञानता किसी भी प्रकार का कोई बचाव नहीं होता। कोई भी व्यक्ति ये कह करके नहीं बच सकता कि अगर कोई कृत्य विधि विरुद्ध है, मुझे इसका भान नहीं था, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी, ये कह करके कोई व्यक्ति नहीं बच सकता। इसीलिए हर एक व्यक्ति को लीगली अवेयर होना चाहिए, विधिक रूप से साक्षर होना चाहिए। और विधिक रूप से जब कोई व्यक्ति साक्षर होगा तो कानूनी समस्याओं का स्वयं भी आसानी से समाधान निकाल सकता है। तो जिन लोगों को इस साक्षरता की जरूरत है, साक्षरता नहीं है, उनके बीच जा करके इस साक्षरता को बढ़ाना, कानूनी रूप से अवेयर करना हम सबकी जिम्मेदारी है। देश के प्रत्येक नागरिक की ये जिम्मेदारी होती है। हमारे लोकतंत्र के 3 आधार स्तंभ होते हैं, ये हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। चौथा इसका आधार होता है प्रेस। व्यवस्थापिका जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारे देश को चलाने में। इसके अंतर्गत देश की संसद आती है। कार्यपालिका के अंतर्गत देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके साथ मंत्री परिषद जो होती है वे आते हैं। और तीसरा आधारभूत खंड होता है, लोकतंत्र का आधार होता है न्यायपालिका। इस न्यायपालिका के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय और विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय शामिल हैं। प्रेस जो है इसे भी डेमोक्रेसी या लोकतंत्र का एक प्रमुख आधार माना गया है, आधार स्तंभ माना गया है। तो आज जिस आधार स्तंभ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका के उपयोग को, इसकी क्या उपयोगिता है उसको समझ करके हम न केवल स्वयं के लिए न्याय उपलब्ध करवा सकते हैं बल्कि अन्य लोगों को जिन्हें इनकी आवश्यकता है उन्हें इस बारे में साक्षर करके, इस अवेयरनेस को फैला करके उनकी भी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। न्यायपालिका के अंतर्गत जो प्रमुख लोग आते हैं वे हैं न्यायपालिका के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं अलग अलग न्यायालयों में, सर्वोच्च न्यायालय के जो पीठासीन अधिकारी हैं वे, और जो विभिन्न उच्च न्यायालयों के अधिकारी हैं जो न्यायाधीश हैं, वे इस कार्य में आम जन की मदद करते हैं।
और ये जो अधिकारी होते हैं न केवल लोगों के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी देते हैं बल्कि उनकी रक्षा भी करते हैं। भारतीय संविधान जो है वह भारत का एक प्रमुख ऐसा ग्रंथ कहें जिसके द्वारा भारत के सभी नागरिकों को अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं। इन अधिकारों के न पालन करने, इन कर्तव्यों को मानना, कर्तव्यों को निभाना और इन अधिकारों का उपयोग करना प्रत्येक नागरिक होने के नाते हर एक व्यक्ति के पास एक राइट ये जो है सुरक्षित है। भारतीय संविधान के द्वारा जो प्रमुख अधिकार दिए गए हैं हर एक व्यक्ति को, इसके अंतर्गत राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू कल्चरल और एजुकेशनल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 32 तक प्रदान किए गए हैं। ये अधिकार हर एक व्यक्ति को जीवन की स्वतंत्रता, भिन्न भिन्न स्थानों में चाहे वह देश हो या देश के बाहर हो भ्रमण करने की स्वतंत्रता, जितनी आवश्यकता हो उतनी पढ़ाई करने की, और साथ ही साथ अधिकार की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 21 ए जो रिसेंटली ऐड किया गया है ये प्रोवाइड करता है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा जो है वो प्रदान की जाए। कल्चरल और एजुकेशनल राइट हमें मिला हुआ है, हर एक व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार कर्म कर सकता है, इसमें किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं है। हाँ ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के धर्म पर किसी भी प्रकार का आक्षेप नहीं लगा सकता और हर व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार कर्म कांडों में शामिल हो सकता है। स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, इस स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में अनुच्छेद 21 जो है वो विस्तार से बात करता है, जिसके अंतर्गत हर व्यक्ति को जब जिस प्रकार की रहने की स्वतंत्रता जैसा वो चाहे, इसके अंतर्गत राइट टू प्राइवेसी भी आता है, इसके अंतर्गत राइट टू स्पीक भी आता है, इसके अंतर्गत राइट टू बी साइलेंट भी आता है, चुप रहना भी अधिकार है, बात करना भी एक अधिकार है, जहां भी आवश्यकता हो उसके अनुसार वह व्यक्ति अपने अधिकारों का उपयोग कर सकता है। समानता का अधिकार ये कहता है कि जो समान है उनके बीच समानता की जाए। राइट टू फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो है किसी भी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति के साथ। उपाधियों के अंत की बात की गई है अधिकारों के अंतर्गत, जब स्वतंत्रता पूर्व भिन्न भिन्न वर्ग के लोगों को उनके पद के अनुसार उपाधियां दी जाती थी, सर या मैडम या फिर नवाब, इस तरह की जो उपाधियां पूर्व में दी जाती थी उनका अंत कर दिया गया है ताकि इस समानता के अधिकार को सही तरीके से उपयोग में लाया जा सके। विशेष रूप से हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं किशोरों की। किशोर हैं कौन? तो भारतीय न्याय व्यवस्था के अंतर्गत जो भिन्न भिन्न 1300 से अधिक कानून मौजूद हैं, उनमें जो किशोरों के लिए कानून मौजूद है वह है किशोर न्याय अधिनियम 2015 का। इस अधिनियम के अंतर्गत 18 वर्ष तक के बालक और बालिकाएं किशोर कहलाते हैं। इन किशोरों के द्वारा जब किसी भी कारणवश कोई विधि विरुद्ध कृत्य किया जाता है तो ऐसे विधि विरुद्ध कृत्य करने वाले बालकों के लिए जो कानून मौजूद है इसी का नाम है किशोर न्याय अधिनियम। इस अधिनियम के माध्यम से ऐसे बालकों के साथ विशेष प्रकार की कानूनी व्यवस्था मौजूद है, विशेष प्रकार का ट्रीटमेंट मौजूद है, विशेष प्रकार की सुविधाएं मौजूद हैं ताकि ऐसे किशोर जो हैं इस अपराध की दुनिया में चाहे जिस भी वजह से आए हों उनका जीवन जो है वो संरक्षित किया जा सके और उन्हें इस सिस्टम से सही तरीके से बाहर निकाल करके एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में भूमिका अदा करने लायक व्यक्ति बनाया जा सके। किशोर न्याय अधिनियम जो है 2015 का कानून है, लेकिन इस संबंध में बातचीत बहुत पहले से शुरू हो गई थी। 1989 के आसपास सबसे पहले जब एक दर्जी ने
अपने आसपास कुछ बच्चों को बिना घर के मंदिर के पास सोते हुए देखा और उन्हें खाने के लिए भटकते हुए देखा, तो उस दर्जी ने उन बच्चों को शेल्टर प्रदान किया। उसके इस व्यवहार ने किशोरों के जीवन में एक नई उम्मीद जगाई, क्योंकि जो दो बच्चों से ये व्यवस्था शुरू हुई थी, धीरे धीरे वो स्कूल का रूप लेने लग गई। एक समय ऐसा आया जब ये एक क्रांति बन गई। अलग अलग लोग किशोरों के लिए काम करने लगे। अलग अलग लोग जो हैं भिन्न भिन्न प्रकार की संस्थाएं बना करके उन्हें फैसिलिटेट करने लग गए। तो जब ये कानून के रूप में आया भारत में, जब इसकी सबसे पहले बात हुई तो 1986 में इसने कानून का रूप लिया। इस एक्ट में देखा गया कि कुछ कमियां मौजूद हैं, क्योंकि किशोर न्याय अधिनियम न केवल बालकों की, बालिकाओं की भी बात करता है। तो जो पीड़ित बालिकाएं हैं उनके लिए अलग से रहने के लिए स्थान, खाने पीने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए और उनके उचित संरक्षण के लिए स्थान की आवश्यकता महसूस की गई, जिस प्रकार से बालकों के लिए महसूस की गई। तो इस अधिनियम में परिवर्तन हुआ। फिर 1900 1986 के एक्ट के बाद 2000 का अधिनियम आया। उस अधिनियम में भी जब कुछ ऐसी कमियां महसूस की गई, समय बदलता है, आवश्यकताएं बदलती हैं और धीरे धीरे जो है इस विकास के परिणाम स्वरूप जरूरतों में भी बदलाव आता है। तो इन बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किशोर न्याय अधिनियम में भी समय समय पर परिवर्तन किए गए और वर्तमान में इसी साल 2022 में सितंबर में एक इस एक्ट को एक नए स्वरूप में लाया गया है संशोधन के माध्यम से, और किशोरों के विकास के लिए इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़े गए हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रेज होता है कि कोई भी बालक या बालिका अपराध की दुनिया में प्रवेश करते कैसे हैं। कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि उनका बच्चा ऐसा कोई काम करे जो कि देश के कानून के खिलाफ हो। हर एक माँ बाप, क्योंकि परिवार ही पहली पाठशाला होती है, तो हर एक माता पिता की पहली प्राथमिकता यही होती है कि वे अपने बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाए, उनके व्यक्तित्व के भीतर ऐसे गुणों को समाहित करें कि वो न केवल परिवार के बीच, न केवल समाज के बीच, बल्कि देश में अपना नाम ऊंचा करे। अपना जीवन तो संरक्षित करे ही, अपने करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना डेवलपमेंट करे ही, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका अदा करे। हर एक माता पिता की यही आवश्यकता होती है, यही उनका प्रयास भी होता है, उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य भी यही होता है। लेकिन गलत संगत के कारण माता पिता के द्वारा उन्हें परिवार के अन्य सदस्यों के भरोसे छोड़ करके कहीं दूर कमाने के लिए चले जाने के कारण बच्चों को ऐसी सुविधाएं जो उनकी उम्र के अनुरूप नहीं है प्रदान करने के कारण, बच्चों की हर एक जिद को पूरी करने के कारण, बच्चों के जीवन में किसी आई परेशानी को बहुत ज्यादा महत्व ना दे करके और उसे बिल्कुल ही आसानी से जाने देने वाली प्रवृत्ति रखने के कारण ये समस्याएं पैदा होती हैं। उदाहरण के लिए हम देखें, आज के समय में बच्चे मोबाइल से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। परिवार में सभी यही माहौल देखते हैं, माता पिता के हाथ में, घर के प्रत्येक सदस्य के हाथ में इंडिविजुअल सेल फोन्स होते हैं। बच्चों को नहीं पता होता कि उन्हें क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। कई बार जब ये बताया भी जाता है तब भी बच्चे बड़ों की अनुपस्थिति में ऐसी सारी चीजें देखा करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और उन्हें यूज भी करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। ये कारण इस कारण से धीरे धीरे बच्चे जो है इस दुनिया का हिस्सा बनते जाते हैं। रीसेंट अगर टाइम की हम बात करें तो आजकल कुछ ऐसे मोबाइल गेम्स की बात बहुत हो रही है जिसके कारण अपराध हो रहे हैं। फ्री फायर नाम का एक गेम है जिसमें लखनऊ के एक 14 साल के बच्चे ने अपनी माता की गोली मारकर हत्या कर दी।
ये एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। ये देखने का प्रयास किया गया कि कोई बच्चा जो कि 14 साल की उम्र का है अपनी ही माँ की हत्या कैसे कर सकता है। जब कारणों की बात आई, जब इस मामले में खुलासे हुए, तो ये पता चला कि बच्चे की माँ बच्चे को इस प्रकार से उसके साथ व्यवहार करती थी कि वो उसे स्वीकार्य नहीं था। उसके दोस्तों के साथ वह मिसबिहेव किया करती थी। बच्चे के पिता उनके साथ नहीं रहा करते थे। एक और ऐसी बात थी कि बच्चे की माँ ऐसे लोगों के साथ इन्वॉल्व थी जिनका संसर्ग उस बच्चे को पसंद नहीं था। कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो गई थी कि उस बच्चे को उन अवांछित लोगों का घर में आना जाना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं था, लेकिन वह बच्चा था इस बारे में अपनी माँ से कुछ भी नहीं कह सका। पर धीरे धीरे ये बात उसके मन में घर करती गई और उसने जो व्यवहार अपनाया, उसके व्यवहार में जिद जो है उस प्रमुखता पर आ गई। बच्चा अपनी माँ का बिल्कुल भी कहना नहीं मानता था, चाहे वो अच्छी बात कहे या बुरी बात कहे। माता के द्वारा भी जो बिहेवियर है बच्चे के प्रति हार्श हो गया था। ऐसी परिस्थितियों के कारण ही बच्चा जो है इस जिद में आकर के, आवेश में आकर के उसने इस कृत्य को अंजाम दिया। तो ये एक उदाहरण है। ऐसे हजारों उदाहरण आपको मिलेंगे जो कि किशोरों को अपराध की दुनिया में ले जाते हैं। यहाँ पर ये जानना हमें बहुत जरूरी है कि बच्चे हमारी न केवल जिम्मेदारी हैं, बल्कि उन्हें अनुशासित करना, उनका ध्यान रखना हमें अपने लिए तो काम आएगा ही, हमारे देश के लिए भी ये बहुत जरूरी है, हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए बच्चों के जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इस बारे में माता पिता को पूरी तरह से अवेयर होना चाहिए। तो इस प्रकार की समस्याओं को देखते हुए किशोर न्याय अधिनियम जो है ये लाया गया। किशोरों की सबसे बड़ी समस्या आज के समय की ये है कि वे जब घर में उनके माता पिता उनकी बात नहीं सुनते हैं या उनसे प्यार नहीं करते हैं, कई बच्चे इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमसे तो कोई प्यार नहीं करता। उनके जीवन में एक तरह से एकाकीपन जब घर कर जाता है तो वह वही प्यार बाहर ढूंढते हैं। इस प्रकार से वे प्रेम जाल में फंस जाते हैं। ये प्रेम जाल उन्हें बेहाल कर देता है, क्योंकि ऐसे बच्चे जिनका पूरी तरह से माता पिता पर निर्भर होना, लेकिन प्रेम की तलाश के लिए बाहर जाना उनके जीवन को पूरी तरह से बिगाड़ देता है। वो स्वयं के भरण पोषण के लिए अपने माता पिता पर निर्भर है, लेकिन वो प्रेम जाल में पड़ करके जिसके प्रेम में वे हैं, उन्हें इस तरह से प्रॉमिसेस करते हैं कि हम साथ में रहेंगे, हम अपना जीवन यापन स्वयं करेंगे और हमें अपने हिसाब से जीने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो बच्चे 18 वर्ष से कम उम्र के हैं, क्या वे अपना भरण पोषण बिना माता पिता की सहायता के कर सकते हैं? क्या ऐसे बच्चे सफल जीवन यापन कर पाएंगे, अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगे? क्या वे सही व्यवसाय चुन पाएंगे? क्या वे देश के जिम्मेदार नागरिक बन पाएंगे? क्या वे परिवार के बिना अपने मानसिक स्थिति को स्थिर रख पाएंगे? इन सभी प्रश्नों का जवाब नहीं है, क्योंकि बच्चों से अपेक्षा की जाती है कि वे पहले अपने आप को संभालें परिवार की सहायता से, और फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं, और फिर जब वे इस लायक हो जाएं कि वे किसी अन्य व्यक्ति के जीवन को संवार सकते हैं, उनका ध्यान रख सकते हैं, जिम्मेदारी ले सकते हैं, तब ऐसे जिम्मेदार बनने के बाद ही उन्हें जिम्मेदारियां दी जाती हैं। जब ऐसे लोग, जब ऐसे बच्चे जो 18 वर्ष से कम उम्र के हैं ऐसा कोई कदम उठा लेते हैं, किसी बच्चे, किसी लड़के ने किसी लड़की को इस तरह का प्रॉमिस किया कि हम अकेले रहेंगे, घर से दूर जाकर के रहेंगे, अपना नया जहां बसाएंगे,
तब जब वे ऐसा बड़ा कदम उठा लेते हैं, तब क्या उन दोनों के म्यूचुअल कंसेंट को लॉ मानता है? नहीं। क्यों नहीं मानता? क्योंकि 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति सहमति देने में अक्षम होते हैं, ये बात कानून मानता है। इसमें भी ट्विस्ट ये है कि अगर किसी लड़के ने किसी लड़की से प्रॉमिस किया है, तो लड़की की सहमति जो है, सहमति नहीं है ये मानकर उसे घर भेज दिया जाएगा, लेकिन लड़के को संप्रेषण गृह भेज दिया जाएगा, उसे घर नहीं भेजा जाएगा। क्योंकि जो भारतीय दंड विधान है, जिसे कि भारतीय दंड संहिता कहते हैं, ये 1860 का अधिनियम है। इसके अनुसार जब कोई लड़का किसी लड़की को उसके माता पिता की सहमति के बिना यदि उसके घर से कहीं और लेकर जाता है, तब ऐसे में वह लड़का धारा 363 के अनुसार अपराधी कहलाएगा, जिसके लिए 10 साल की सजा का प्रावधान है। और भारतीय दंड संहिता जो है वह दोनों ही लड़के और लड़कियों में भेद करती है। खास करके इस धारा के संदर्भ में अगर हम बात करें, 363, 366 और 376, अपहरण, व्यपहरण और बलात्कार, इन तीनों ही धाराओं में लड़कियों की सहमति, महिला की सहमति जब वो 18 वर्ष से कम उम्र की हो, बिल्कुल भी मान्य नहीं है। ऐसे किशोरों के खिलाफ, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया जाता है। 18 वर्ष से कम उम्र के होने पर उन्हें संप्रेषण गृह में निरुद्ध कर दिया जाता है। ये अपराध जो है वह जघन्य श्रेणी में आता है। किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत अपराध की तीन श्रेणियां बताई गई हैं: छोटे अपराध, गंभीर अपराध और जघन्य अपराध। जिन अपराधों के लिए 3 साल से कम की सजा का प्रावधान है, ये छोटे अपराध की श्रेणी में आते हैं। जिन अपराधों में 3 वर्ष से अधिक किंतु 7 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है, वे गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं। और जिन अपराधों में 7 वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान है, वहां पर ये अपराध जघन्य की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ ये अपराध जघन्य की श्रेणी में आएगा। आजकल हमें ऐसे बहुत सारे मामले सुनाई देते हैं जहां पर छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्संग के कृत्य हो रहे हैं। खास करके जब निर्भया के प्रकरण की बात आई, उसके बाद से अपेक्षा ये की जा रही थी कि इस प्रकार के प्रकरणों में धीरे धीरे कमी आएगी, लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा ही। क्योंकि ये सब काम जो है क्यूरियोसिटी के कारण होता है। जब कोई बात किसी व्यक्ति को नहीं पता होती है, तब उसे जानने के लिए वह बहुत ज्यादा प्रयास करता है, वो अलग अलग सोर्सेज ढूंढता है जहां से उसे इस बात की जानकारी मिले। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आजकल की जनरेशन में हर व्यक्ति के द्वारा हर कृत्य को प्रैक्टिकली जब तक नहीं किया जाता है, तब तक उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती है। तो इस एक्सपेरिमेंटेशन के चक्कर में कई लोग विधि विरुद्ध कृत्यों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिनके कारण उनका जीवन जो है पूरी तरह से तबाह हो जाता है, कहना चाहिए। क्योंकि लॉ जो है, जब एक बार किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस प्रकार के जघन्य प्रकृति के अपराध दर्ज हो जाते हैं, तब उन्हें बहुत आसानी से छूट नहीं मिलती है। कहा तो ये जाता है कि बच्चों के ऊपर दर्ज किए गए प्रकरणों को जब तक आवश्यकता हो तब तक तो ठीक है, जब ये आवश्यकता समाप्त हो जाती है तब इन्हें थाने स्तर पर ही सारे दस्तावेज जो है वह नष्ट कर दिए जाने चाहिए। लेकिन जो जघन्य प्रकृति के अपराध होते हैं, इनमें दस्तावेज भी नष्ट नहीं किए जाते हैं। अपील अवधि तक उन्हें संरक्षित रखा जाता है और बाद में जघन्य प्रकृति के अपराध की दशा में, छोटे अपराधों की दशा में उन्हें नष्ट करने का प्रावधान है। पर प्रैक्टिकली ये प्रोसीजर बहुत ज्यादा फॉलो भी नहीं होता। तो इसीलिए इस प्रकार के कृत्यों में शामिल न होना और लीगली अवेयर होना, अपने राइट्स और लायबिलिटीज का के बारे में अवेयर होना ही मैम हम लोग एकमात्र। रीस्टार्ट करेंगे ना।
जी मैम। तो इस प्रकार से बच्चे क्यों किसी अपराध में शामिल होते हैं, उनका सही पालन पोषण करके, उन्हें समय देकर, उन्हें अवांछित वस्तुओं व्यक्तियों से दूर रखकर हम उनके जीवन को विधिक रूप से साक्षर बना करके उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे महिलाओं के अधिकार, उनके लिए कानून में क्या विशेष उपबंध किए गए हैं उसके बारे में। महिलाओं को शिक्षा के साथ अन्य बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। यौन उत्पीड़न के खिलाफ उन्हें, कार्यस्थल पर जो उनके साथ यौन उत्पीड़न होता है उनके उसके लिए अधिकार दिए गए हैं। इसके लिए विशेष रूप से हर एक विभाग में एक समिति के गठन का प्रावधान होता है और इन समितियों के माध्यम से उनकी समस्याओं को सुन करके राज्य स्तर पर इनका निपटारा, इनका निराकरण किया जाता है। महिलाओं को अपनी पहचान छुपाने के अधिकार दिए गए हैं। यदि किसी महिला के खिलाफ धारा 376 के अंतर्गत कोई मामला दर्ज होता है, इसी प्रकार से यदि बच्चों के खिलाफ भी इस प्रकार का कोई प्रकरण दर्ज किया जाता है तो उनकी कोई वीडियोग्राफी नहीं होगी। उनका नाम जो है वो फेक नेम के अनुसार उसे डिस्प्ले किया जाता है, या कई बार इस प्रकार के भी प्रावधानों पर वर्तमान में चर्चा चल रही है कि जब किसी भी बच्चे का कोई प्रकरण हो तो जो उसके दस्तावेज रहते हैं उसका नाम न लिख करके प्रकरण क्रमांक लिखा जाए, या फेक नेम जैसे एबीसी या XYZ बनाम स्टेट लिखा जाए। क्योंकि जब भी कोई प्रकरण दर्ज होता है वह राज्य के खिलाफ है। राज्य का उत्तरदायित्व होता है एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते कि वह अपने राज्य के नागरिकों को एक तरह से लीगली अवेयर बनाए। पर यदि कोई व्यक्ति राज्य के खिलाफ ही कानून व्यवस्था को भंग करता है तो राज्य ही उस व्यक्ति के खिलाफ होकर के वह मामला जो है वह पंजीबद्ध करता है, और इस प्रकार से हर एक प्रकरण में व्यक्ति बनाम राज्य इस प्रकार का नाम लिखा हुआ रहता है। बच्चों के लिए इसमें विशेष प्रावधान है। उनका नाम छुपाने का अधिकार होने के कारण उनके नाम को नहीं डिस्क्लोज किया जा सकता। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 एक बना हुआ है जो कि बच्चों के विवाह को रोकने के लिए, हम जानते हैं हमारे देश में बहुत सारे पुराने रीति रिवाजों और पूर्वाग्रहों के कारण बच्चों, छोटे छोटे बच्चों का विवाह करा दिया जाता है। जबकि लीगली अवेयरनेस इस पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए कि जब भी कोई बाल विवाह करवाया जाता है तो न केवल वे बच्चे, उनके माता पिता, बल्कि इस कृत्य को, इस सामाजिक कृत्य को करवाने में जो पंडित, पादरी या अन्य धर्म से संबंधित लोग जो इस कृत्य का संपादन करवाते हैं उनके ऊपर भी इस अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध किया जाता है। समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान हमारे कानून में मौजूद है, चाहे वो महिलाएं हो, वो चाहे वो पुरुष हो, चाहे वह शारीरिक काम हो, चाहे वह मानसिक रूप से काम हो। जो काम एक व्यक्ति करता है, जितना वेतन प्राप्त करता है, वही काम एक महिला व्यक्ति यदि करते हैं तो उसे भी उतना ही वेतन प्राप्त करने का अधिकार है। हमारे देश में इस संबंध में ये जो टाइम है इसे गोल्डन टाइम हम कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो वास्तव में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान लागू कर रहे हैं। रिसेंटली हम अगर BCCI की बात करें तो उन्होंने इस दिशा में काम किया है। अगर हम फिल्म्स की बात करें तो फिल्मों में भी ये चीज धीरे धीरे अब आ रही है। दहेज प्रथा के खिलाफ भारत देश में कानून है। यदि कोई व्यक्ति दहेज लेता है या देता है, ये बात मुझे लगता है हर एक इंसान को मालूम है, चाहे बच्चे बच्चे को मालूम है, पर फिर भी इस बारे में बहुत लोग अवेयर होते हुए भी पॉजिटिवली काम नहीं करते हैं। जबकि अगर कोई मामला पंजीबद्ध हो जाता है दहेज लेने और देने से संबंधित तो इसमें सजा का, काफी सख्त सजा का प्रावधान है। चिकित्सीय कानून जो है मौजूद है महिलाओं के लिए, खासकर उन्हें मैटरनिटी लीव जो है वह पहले से अब काफी ज्यादा दिनों की मिलने लग गई है, और यदि आवश्यकता हो तो इसे बढ़ाया भी जा सकता है। महिलाओं के साथ यदि किसी भी प्रकार की क्रूरता की जाती है तो 498A के अंतर्गत पूरे परिवार के खिलाफ मामला दर्ज होता है, खास करके जब विवाह को 7 वर्ष पूर्व पूर्ण नहीं हुए हों
और इन 7 वर्षों के बीच किसी विवाहित महिला के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तब फिर उस दुर्घटना में चाहे उसके परिवार के पति और उसके नातेदार शामिल ना भी हो, सभी परिवारजनों के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया जाता है। और इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। भारत में द्विविवाह के खिलाफ भी कानून है। कोई भी धर्म, हिंदू धर्म की अगर हम बात करें, अगर बाइगिमी की गई है, द्विविवाह यदि किया गया है 7 वर्ष के पहले और अपनी पूर्व पति या पत्नी के जिंदा रहते हुए अगर ये किया गया है, तब फिर ये ऐसे व्यक्ति जो है वह आपराधिक दायित्व से मुक्ति नहीं पाएंगे। भारतीय कानून जो है समानता की बात करता है, तो न केवल महिलाओं को बल्कि पुरुषों को भी बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत। समानता का अधिकार प्रदान है, समान कार्य के लिए समान वेतन जैसे महिलाओं को हो, इसी प्रकार पुरुषों को भी ये दिया गया है। लोक स्थान पर उपद्रव के खिलाफ पुरुषों को अधिकार दिया गया है। जिस प्रकार से मारपीट के प्रकरण जो हैं यदि महिलाओं के द्वारा दर्ज कराए जाते हैं, पुरुषों के द्वारा भी महिलाओं के खिलाफ ये प्रकरण 324 325 के मामले दर्ज कराए जा सकते हैं। रिसेंटली हमने ये चीज अपने आंखों से होते हुए देखी है। लखनऊ में एक सड़क पर एक कैब ड्राइवर के साथ एक महिला ने जिस प्रकार से व्यवहार किया था, उसे गाड़ी से निकाल बाहर करना, उसका फोन छीन लेना और सभी लोगों के सामने उस व्यक्ति पर हाथ उठाना, गाली गलौज करना, तो ये सारे काम जो है वह विधिक दृष्टि से बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। और वहां पर उस महिला के विरुद्ध ही प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। आत्मरक्षा का अधिकार मौजूद है पुरुषों महिलाओं भारत के सभी नागरिकों को यह अधिकार मौजूद है। सेक्शन 96 टू 106 इसमें बात करता है आईपीसी का, जिसके अंतर्गत जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के खिलाफ जंग लड़ रहा हो, यदि उसके पास बचने के लिए जरा सा भी अवसर मौजूद ना हो, कोई भी ऐसा टूल उसके पास अवेलेबल ना हो एट द इंस्टेंट, तो वह ऐसे व्यक्ति को की मृत्यु कारित करने का भी अधिकार रखता है। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर बच निकलने का और मामूली चोट पहुंचाकर बच निकलने का जरा सा भी रास्ता मौजूद है, तो ऐसे में ये मृत्यु कारित नहीं की जाएगी। देश विदेश में कहीं भी भ्रमण करने, निवास करने और कारोबार करने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को है। आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया गया है। हर एक व्यक्ति जो है वह आत्मसम्मान के साथ जी सकता है। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है, तो उसके खिलाफ भी मूल अधिकारों के अंतर्गत रेमेडीज मौजूद हैं। इसी प्रकार भारतीय संविधान के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को ये तो माना ही जाता है कि लीगली हर व्यक्ति अवेयर है। यदि ये अवेयरनेस किसी भी रीति से कम हो जाती है, तो इसे बढ़ाने के लिए भारतीय संविधान के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से इस लीगल अवेयरनेस को बढ़ाया जा सकता है। ये है विधिक सेवा प्राधिकरण। विधिक सेवा प्राधिकरण न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और तालुका स्तर पर काम करने वाली संस्थाएं हैं। ये विधिक सेवा प्राधिकरण आम जनों की विधिक समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर हैं। आर्थिक रूप से जो व्यक्ति अक्षम हो और उन्हें किसी भी प्रकार से विधिक सहायता की आवश्यकता हो, चाहे संपत्ति संबंधी मामले हों, चाहे वह पारिवारिक मामले हों, चाहे वह विवाह से संबंधित मामले हों, घरेलू हिंसा के मामले हों, ऐसे मामलों में अगर किसी व्यक्ति को किसी अधिवक्ता की आवश्यकता है लेकिन वह आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, तो विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से उन्हें निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है, ताकि वह उनकी ओर से न्यायालय में उनके प्रकरण को मजिस्ट्रेट के सामने रख सके और उन्हें न्याय उपलब्ध कराया जा सके।
न्याय जो है न केवल आर्थिक आधार पर बल्कि अन्य किसी अक्षमता के आधार पर भी बाधित न हो, यही विधिक सेवा प्राधिकरण का प्रमुख उद्देश्य है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने ये जाना कि किशोर कौन होते हैं, उनके क्या क्या अधिकार हैं, क्यों वो इस सिस्टम में आते हैं, अपराध कर बैठते हैं, उनके लिए कानून में क्या ऐसी व्यवस्था की गई है जिसके तहत उन्हें इस अपराध की दुनिया से बाहर निकाला जा सके, महिलाओं के क्या क्या अधिकार हैं, पुरुषों के क्या क्या अधिकार हैं, और कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो विधिक रूप से साक्षरता को बढ़ाने में और अक्षम व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने में सहायक हो सकती हैं। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप स्वयं भी लीगली अवेयर हो और औरों को भी विधिक दृष्टि से साक्षर करें। बहुत धन्यवाद। ओवर टू थैंक यू यू। सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा रहा आज का प्रेजेंटेशन, आज की चर्चा। और मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूंगी कि आप आज का ये प्रेजेंटेशन सुने, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हमको मेल भी कर सकते हैं, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं, और फिर एक सेशन हम लाइव सेशन मैडम के साथ फिर रखेंगे। So thank you so much. जरूर Stay जी। connected with us. Thank you so much, ma'am. थैंक यू मैम। Okay.